हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। इससे पहले भी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो पिछले साल आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी का पार्ट 2 है और ये दूसरा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का आपका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपके बुक का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो उसका भी वीडियो हम लोग लाएंगे। यानी कोई भी पोर्शन आपके रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा छूटने वाला नहीं है। रोशनी पब्लिकेशन के इस कैप्टन बैच के द्वारा आपके लिए कंप्लीट तैयारी का एक फुल पैकेज लेके आए हम लोग, जिसमें हम लोग यूट्यूब पे ही सभी सब्जेक्ट का हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, उन सभी सब्जेक्ट का एक कंप्लीट तैयारी आपके इस कंप्लीट बैच के जरिए आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी की श्रृंखला में हिंदी में हम लोग स्टार्ट किए थे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद गद्य खंड, पद्य खंड, व्याकरण, तीनों पोर्शन कंप्लीट किए थे। और उसी के गद्य खंड में हम लोग श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का वीडियो, जो कि हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने कवि परिचय, लेखक परिचय और चैप्टर्स, जो पूरा निबंध लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग समझने का कोशिश किए थे। एक एक लाइन बाय लाइन हम लोगों ने क्या कहा है आपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इस निबंध के माध्यम से उन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने समझा है। तो उसी के समझने के बाद मैंने आपको वादा किया था कि हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, आपके बुक का सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जो हिंदी का वो सारा वीडियो नहीं देखे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक बार प्लीज आप उन सभी के पास जाके एक बार देख लीजिएगा। सारा प्लेलिस्ट में आपका इस चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। सभी का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपका एक्सप्लेनेशन है। सभी आपका एक कंप्लीट तैयारी है। आज के इस सेशन में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारे खुद के पब्लिकेशन रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन सीरीज की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बुक है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 10th के लिए। चैप्टर वाइज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 31 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और बाकी जो बचा क्वेश्चन है वो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो जिस बच्चे के पास ये बुक ऑलरेडी है वो एक बार मिलाते चलेंगे, देखते चलेंगे। एक एक चीज को हम इस ऑब्जेक्टिव को भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे यही आंसर होता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पहला जो हमारा 31 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया था और उस 31 के बाद हम लोग के पास ये हमारा 32वां क्वेश्चन है जिससे हम लोग आगे तैयार करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चे हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के, ताकि आगे आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन 31 का हो गया था, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आप लोग उसे भी जाके देख लीजिएगा, उसका भी रिप्लाई कीजिएगा। बाकी 32 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम, जब हम लोग कर रहे थे लेखक परिचय, मैं आपको हर बार बोलता हूं, इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब आप एक डिटेल का, जो हम लोगों ने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, सभी जो आपके निबंध पढ़ाया था, लेखक परिचय पढ़ाया था, उन सभी में आपको इन सभी का आंसर मिल जाएगा। आप अच्छे से अगर कीजिएगा तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। हमारी तैयारी कैसी है, हमारी स्मरण शक्ति कैसी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए। ज्यादा बात हो गया, आप चलिए शुरू करते हैं। 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम थे? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल और राधे श्याम सकपाल। यानी सकपाल तो था। क्या था? सकपाल तो था। बात करें 32 नंबर की, तो बच्चों मैंने आपको पिछले बार जिस तरह करवाया था उसी तरह का हम लोग इस बार भी करवाएंगे। कि क्या करेंगे, आप लोग अपना कॉपी लेके बैठिए, उसमें सभी का क्या है, एक तरफ से हम लोग 30 क्वेश्चन करवाएंगे। 30 का आंसर आप एक बार खुद से देने का ट्राई कीजिए और जैसे ही हम लोग लाइव आएंगे तो उसमें भी हम लोग आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइव सबका स्कोरिंग करेंगे। तो पहला क्या है, 32 का अगर आंसर की बात करें, 32 का बी, रामजी सकपाल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी क्या नाम था। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? पिताजी का नाम हो गया, अब माता जी का नाम। माता का नाम था भीमाबाई रामजी सकपाल। भीमाबाई रामजी सकपाल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। रानीबाई नहीं, कुंतीबाई नहीं, शायद एक मिनट, रानीबाई सकपाल, कुंतीबाई सकपाल, शीलाबाई सकपाल और भीमाबाई सकपाल। बात करें इसके आंसर की तो आपका भीमाबाई सकपाल आपका सही आंसर होने वाला है। 33 के बाद 34 नंबर पे आइए।
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ये भी आपका हमारे लेखक परिचय में हम लोगों ने बताया था। आपका 34 नंबर की बात करें तो 34 नंबर की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 में? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त की। 34 नंबर की बात करें तो आपका क्या होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, सही जा रहा है वीडियो आपका। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे तो आपका सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही बुक यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए थे। तो आप एक बार ये ध्यान रख लीजिएगा, इन सभी का जो है हमारे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इसे आप हमेशा याद कर लीजिएगा। यहाँ आपको आसान होगा गैस करने में कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, बाबा साहब के बारे में ही ज्यादा इसमें बात हो रही है, तो यहाँ तो आप आसानी से आंसर लगा लेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये सब आप अच्छे से याद कर लें। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, राम मोहन लोहिया, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात हो रही है। जब हम लोग मिक्स सेशन लाएंगे उसमें हम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी रचनाएं हैं, जो बुक्स हैं, जो पब्लिकेशन है, संपादन है, अलग अलग जब लेखक मिलेंगे तो वहां पे आपकी मेमोरी टेस्ट होगी। 35 नंबर के बाद आ गए थे 36। मूक नायक क्या है? मूक नायक, मूक यानी चुपचाप लेकिन सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला, मूक नायक क्या है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग अखबार सबसे बड़ा मूक नायक है, जो बोलता नहीं कुछ है लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा जाता है। ठीक है, जो बोलता कुछ नहीं है। पत्रिका, पुस्तक, कहानी, ये आपका बी सी डी आपका ऑप्शन गलत है, ये आपका सही आंसर है। आगे बात कीजिए। तो चलिए देवियों सज्जनों, अगले क्वेश्चन पे, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? आपका ऑप्शन है अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक। पिछले वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, हमारे शब्द बदल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे भी आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही शब्द चेंज होते हैं तो बहुत सारे बच्चे थोड़े से होते हैं इधर उधर। तो फिर क्या हम लोगों ने क्या किया, सभी शब्द चेंज करके भी 2-3 क्वेश्चन लाने का ट्राई किया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। धीरे धीरे हम लोग इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, अभी चूंकि स्टार्टिंग है, आप एक बार देख लीजिए। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है और संवैधानिक है। पिछले वीडियो में भी जाति प्रथा एक अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। 37 का ए बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे का 37 का ए लगाए हैं लगे रहिएगा, आगे लगे रहिएगा। जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख कारण बनी हुई है? भारत में जाति प्रथा किसका प्रमुख कारण है? मेन कॉज क्या है? उत्पीड़न का प्रमुख कारण है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, अमीरी का प्रमुख कारण है और गरीबी का प्रमुख कारण है। वैसे कारण तो ये इनको छोड़ के ये तीनों का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अकॉर्डिंग टू आवर निबंध श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के अनुसार, जाति प्रथा बेरोजगारी का भी एक प्रमुख कारण बनी हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 38 का। कितना? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 38 के बाद 39। बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? और विख्यात भाषण क्या है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के प्रपद्य, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक विख्यात भाषण 1936 का जो लाहौर सम्मेलन था, वो इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भाषण डिलीवर नहीं किए थे। वो भाषण इन्होंने लिखित बाद में लिखा था, उसके बाद इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ। तो ये सारी स्टोरी है हमारी श्रम विभाजन की, कैसे हमारे पास श्रम विभाजन पहुंचा है। हमारे पास श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये जो निबंध है हमारे बुक में कैसे पहुंचा है, इसका एक पूरा स्टोरी है जो हमारे डिटेल जो इंफॉर्मेशन वाला जो वीडियो है उसमें है। अभी के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 लाहौर में जो दिया जाने वाला था, वो विख्यात भाषण है और यहीं से आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा निकला है। यहीं से क्या है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा निकला है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो हमारा निबंध है वो निकला है। यहाँ पे 1936 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाहौर गए थे भाषण देने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका ये प्रोग्राम नहीं हो सका। बाद में ये पूरा भाषण उन्होंने एक निबंध के रूप में, एक पुस्तक के रूप में लिखी, जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
और उसके बाद इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ जो कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा बना और फिर वहां से हमारे बुक में आया। चलिए, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में किसकी रचना की? बहादुर की रचना की, नाखून क्यों बढ़ते हैं इनकी रचना की, जाति प्रथा और श्रम विभाजन की रचना की, भारत से हम क्या सीखें इसकी रचना की। भीमराव अंबेडकर, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इसी तरह हम लोग का जो चैप्टर वाइज जो है, इस तरह क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हर चैप्टर से कितना वेटेज, कितना क्वेश्चन, किस प्रकार से, किस किस पोर्शन से ज्यादा आ रहे हैं आपको हमेशा पता चलते रहता है। तो इसी तरह हम लोग के क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर और जो इंपॉर्टेंट है उन सभी का एक कंबाइंड करके आपका इस बुक में है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया कि आपका किसमें, इस बुक में है। ऑब्जेक्टिव का है हमारे रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा A1 बुक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज जरूर कीजिएगा। आगे कीजिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? हम स्टार्टिंग से आपको बोले इस निबंध की रचना, इस निबंध की रचना, यानी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा कहानी नहीं निबंध है। क्या है? निबंध है, शब्द चित्र भी नहीं है और डायरी भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका बी। क्या होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका निबंध बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 42 नंबर, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज यानी एक आइडियल जो सोसाइटी होती है, एक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए, काम बांटने के लिए किसको आवश्यक मानता है? क्या जरूरी है जिससे किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य दिया जाए तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसकी जाति जरूरी है, उसका वर्ण जरूरी है, उसमें से कोई नहीं, यानी कार्यकुशलता जरूरी है। कार्यकुशलता, जाति प्रथा और वर्ण विभाजन, इन सभी में से क्या जरूरी है? तो वो जरूरी क्या है आपकी? कार्यकुशलता। एक सभ्य समाज देखता है कि किसी व्यक्ति को अगर कुछ कार्य दिया गया, किसी व्यक्ति का अगर कुछ पेशा है तो उस कार्य में वो कुशल हो, तो सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है। ठीक है, ये भी कहां से लिया गया है? श्रम विभाजन से लिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि एक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन का क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन के लिए आवश्यक तत्व कार्यकुशलता होनी चाहिए, ना कि जाति प्रथा। ये उन्होंने कहा है। आगे बात करेंगे हम लोग। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? एक सीधी लाइन है हमारी चैप्टर में, इस प्रकार आर्थिक पहलू से भी हमारे लिए जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, सभी है। सभी तो नहीं होगा, क्या अनुकूल, लाभदायक या हानिकारक अलग अलग शब्द, तो क्या है? हानिकारक है। हमारे आर्थिक पहलू से भी हमारे लिए जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। क्यों? क्योंकि कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी कि आर्थिक पहलू से इसलिए हानिकारक है क्योंकि जब व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं होगा, काम में उसका मन नहीं लगेगा, तो वो क्या होगा? बेरोजगार हो जाएगा। और यही बेरोजगारी धीरे धीरे जब बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या? आर्थिक पहलू से भी हानिकारक हो जाएगी। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करती है? यहां पे लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करती है? श्रम विभाजन करती है, जाति प्रथा करती है, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र। ये क्या है? 4 ऑप्शन है आपके, और इन 4 ऑप्शन अजीब अजीब से ऑप्शन में आपका श्रम विभाजन पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। श्रम का बंटवारा जाति के आधार पर, जाति प्रथा, हाँ, जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। यहां देखिए उल्टा कीजिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा नहीं, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। चलिए आगे बात कीजिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। क्या? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? फटाफट एक बार अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। सारी लाइन आपके बुक से उठाई गई है, सारा क्वेश्चन आपके बुक से उठाया गया है, सारा क्वेश्चन हमारी इस क्लास के एक्सप्लेनेशन से उठाया गया है। और ये सारा क्वेश्चन आपका कहाँ? हर साल 2025 हो, 24 हो, 23 हो, इन सभी के एग्जाम में आते रहता है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कारण बनी हुई है। ऑप्शन सी जो बच्चे बना रहे हैं उनका बहुत सही है। आगे बात करेंगे। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है?
डॉक्टर अंबेडकर यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? लोग बाबा साहब कहते हैं कि भाईचारे का जो वास्तविक रूप हो वो इस प्रकार हो जैसे दूध और शक्कर का मिश्रण। ये पूछिए, दूध और पानी का मिश्रण, तिल और तिलुड़ का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, किस प्रकार का मिश्रण भाईचारे का मिश्रण होना चाहिए? तो बाबा साहब कहते हैं दूध और पानी की तरह का मिश्रण होना चाहिए। दूध और पानी की तरह का मिश्रण होना चाहिए। क्या? भाईचारे इस प्रकार होना चाहिए, देश में समाज में इस प्रकार भाईचारा होना चाहिए जैसे दूध और पानी एक दूसरे से मिलके रहते हैं, एक दूसरे का प्रभाव या पता भी नहीं चलता अगर दूध को पानी में मिलाया जाए या फिर पानी को दूध में मिलाया जाए, किसी को भी किसी में मिलाओ। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यहां से देखिए क्वेश्चन उठाए हैं ना, बस एक दो लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जाति प्रथा एवं बेरोजगारी प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। अब यहाँ पे पूछ दिया है कैसे, कहां से? क्योंकि यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो पेशे हैं उनको चुनने की अनुमति नहीं देता। पैतृक पैसा चुनने के बाध्य करता है। ये भी कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल, ये तीनों फैक्ट सही हैं और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी दिए गए हैं, तो हम ये लगाएंगे। हम क्या करेंगे? ये लगाएंगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? पेशा, दिनचर्या, व्यापार? कुछ नहीं, जाति प्रथा कुछ नहीं निर्धारण करती है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? जिन जिन बच्चे अभी तक लिख रहे हैं, अभी तक बना रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख लीजिएगा एक बार। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? तो जाति प्रथा निर्धारण करती है पेशा, कि कोई पर्सन का पेशा क्या होगा, किसी व्यक्ति का पेशा क्या होगा, वह किस प्रकार का पेशा चुनेगा अपनी जिंदगी में, यह इसका निर्धारण कौन? जाति प्रथा ही कर लेती है। तो क्या है आपका 48 का ए? बच्चा जो जो लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? पेशे का निर्धारण करती है। आगे बात करेंगे। भीमराव अंबेडकर का निबंध है नागरी लिपि, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, विष के दांत और बहादुर। भीमराव निम्नलिखित में किसके लेखक है? ये डबल आपका शायद क्वेश्चन हो गया, बट कोई ना। आगे इसमें आप लिख लीजिए श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर का वांग्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर अंबेडकर की वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? हम लोगों ने पहले सेशन में भी पहले तरह के ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वांग्मय जो है कितने खंडों में? 21 खंडों में, याद कर लीजिएगा, 21 खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो कहाँ लिखा हुआ है 21 खंड? 15 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, 21 तो लिखा हुआ है। तो 21 आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। क्या है? 21 आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। जिन जिन बच्चों लगा रहे हैं डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए हम लोग। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति हैं? क्या है? चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक कितने व्यक्ति हैं? तो कितने व्यक्ति हैं? पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए, हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए हैं। क्या डिस्कस किए हैं? चिंतन और रचनात्मकता के 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कबीर, ज्योतिबा फूले, ये सभी 3 हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? चलिए आगे। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए? बहुत इंपॉर्टेंट, 3 से 4 बार ये हमारा क्वेश्चन हर साल जो आ रहा है, जितने साल आ रहा है हम उतना करवा रहे हैं। किस दलित वर्ग से आते हैं? कहां से आते हैं? दलित वर्ग से आते हैं। 52 नंबर का आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बात करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? सबको पता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। सही बात है ना? महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता। भारतीय संविधान का निर्माता मैक्स मुलर को नहीं, महात्मा गांधी को नहीं, भीमराव अंबेडकर को नहीं, बिरजू महाराज को, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 53 की बात करें, 53 का सी आपका बिल्कुल सही है। जो जो बच्चे लगा रहे हैं, जो जो बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेचुलेशन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ। गलत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप अपना लिख लिया है। तो सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। क्या है आपका? 54 का ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। आगे
जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद। यह विडंबना की बात है कि वर्तमान समय में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक इसके कई स्तर पर इसकी क्या है, बड़ाई करते हैं, कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जातिवाद के पोषक के द्वारा क्या तर्क दिया जाता है? चूंकि श्रम विभाजन ही जाति प्रथा का, किसका, जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जातिवाद के पोषक ये क्या करते हैं, तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। 55 नंबर का आंसर। 56, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है मनुष्य की रुचि। बिल्कुल नहीं होती है, कोई भी काम करने के लिए ऐसे रुचिवर नहीं हो सकता। रोजगार सृजन, उतना नहीं। पैतृक पेशा, ये आपका सही आंसर है। कौशल सक्षमता, ये आपका डी, लेकिन ऑप्शन क्या होगा, सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़े हम लोग 57 नंबर पे हम लोग आते हैं। 57, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? अब यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा के ना चला जाइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? हम आपको फिर से बता रहे हैं कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा एनिहिलेशन से लिया गया है। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लाहौर के एक सम्मेलन में यह भाषण भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया जाना था, लेकिन नहीं हो पाया और उनको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भीमराव अंबेडकर ने लिखा। वहां पे वो इंग्लिश में थे, इंग्लिश के बाद हिंदी में रूपांतरण हुआ और वही पूछ रहा है कि हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? अंबेडकर जी वो काम नहीं किए थे, तो हिंदी में रूपांतरण किए थे ललई सिंह यादव जी। ऑप्शन सी, ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, भीमराव अंबेडकर मार के चले जाते हैं। क्या आते हैं? भीमराव अंबेडकर मार के चले जाते हैं। तो क्या है, ललई सिंह यादव के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है, ये निबंध का जो है हिंदी में रूपांतरण। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़िएगा हम लोग। 48, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऐसे करती है, देखिए, यह मनुष्य के पेशे को बढ़ा देती है, एकदम दिन दोगुनी रात चौगुनी, तरक्की नहीं। यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। एक चीज हम आपको देखेंगे, कोई भी बच्चा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप चारों ऑप्शन पढ़िए। क्या पता नीचे ए और सी दोनों दिख जाए, क्या पता नीचे डी आपका इनमें से सभी दिख जाए। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, कोई अगर ऊपर ही मिल जाता है तो पूरा क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लीजिए, कहीं नहीं तो नहीं है। तो एक बार, यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य को रोजगारोन्मुखी बनाती है और यह मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। इन चारों में जो आपका आंसर होने वाला है, यह है आपका ऑप्शन बी। यह मनुष्य को जीवन के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? न्यूयॉर्क के बाद लंदन गए। तो बड़े बड़े शिक्षा की तैयारी के लिए, बड़े बड़े शिक्षा के ग्रहण करने के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, मतलब न्यूयॉर्क गए, लंदन गए। तो कहाँ? इंदौर नरेश के, बड़ौदा नरेश के, मेवाड़ नरेश के, राजकोट नरेश के, बड़ौदा नरेश के। 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क गए, इंग्लैंड गए उच्चतर शिक्षा के लिए, यानी उच्च से भी ऊपर। द अनटचेबल किनकी रचना है? अनटचेबल की बात करें, जहां भी छुआछूत की बात हो रही है, किसकी रचना हो सकती है? महात्मा गांधी की भी हो सकती है। बहुत सारे टॉपिक पर बहुत सारे समाज सुधारक लिखे हैं, लेकिन फिलहाल द अनटचेबल भीमराव अंबेडकर की रचना है। अरे उल्टा हो गया, भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। द अनटचेबल भीमराव अंबेडकर की रचना है। आगे बात करेंगे, शायद आपका आखिरी क्वेश्चन आएगा 61। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? इतना देर से हम पुकार रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किसे पुकारा जाएगा? रामविलास शर्मा जी को। ऑप्शन सही कौन है? डी होगा, नहीं होगा। किसका होगा? 61 का बी आपका भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही आंसर है। 61 का बी भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका कंप्लीट 61 क्वेश्चन है
और इन 61 क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको बताएंगे। इस पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर, आपका पूरा बुक खत्म कराया जाएगा, आपका पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा, चाहे वो ग्रामर का हो, हिंदी का हो, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट का हो, संस्कृत का हो या इंग्लिश का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो, चाहे वो साइंस में किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हो, चाहे वो सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी किसी का भी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, सभी चीजों का आपका इस रोशनी पब्लिकेशन के माध्यम से, हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा एक कंप्लीट तैयारी 2026 के लिए कराई जाएगी। रोशनी पब्लिकेशन इसके अलावा भी हमारे पब्लिकेशन के क्षेत्र में जो 17 सालों का हमारा अनुभव है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारे पब्लिकेशन की किताबों में झलकता है। जो आपका कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन की बहुत सारी पुस्तकें हैं। लिटरेचर के क्षेत्र में अभी हमारी तीनों पुस्तक फुल फ्लेज मोड में है, चाहे वो गोधली हो, प्यूसम हो, वर्णिका हो, चाहे पनोरमा हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत की हमारी तीनों बुक, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट जो भी आपका चैप्टर है वो मिलेगा अच्छे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, और जो आपके बीटीवीसी का जो बुक है वही लैंग्वेज में, और इसके अलावा उसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भी उस बुक में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन आंसर भी साथ में होता है जी। इसके अलावा आपको संस्कृत में भी आपको क्वेश्चन आंसर और विच चैप्टर साथ में मिलेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर और विच चैप्टर साथ में मिलेगा। लेकिन संस्कृत और इंग्लिश में आपको एक और चीज एक्स्ट्रा मिलती है, जिसमें होगा कि संस्कृत का आपको हिंदी में रूपांतरण जस्ट उस श्लोक के नीचे, जस्ट उस लाइन के नीचे, तो आपको क्या होगा, वो पूरा चैप्टर समझने में बड़ा ही मजा आने वाला है। इंग्लिश में भी सेम इट इज, अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो उसी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी पुस्तकें आप क्लास 9th के हो या 10th के हो, 9th के भी गोधली और 10th के भी गोधली, सभी प्रकार की पुस्तकें क्लास 9th एवं 10th के बच्चों के लिए, 11th एवं 12th के लिए भी दिगंत रेनबो आपकी बुक जो है हमारे कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा आप लोगों के लिए लाई गई है। इसके अलावा बात करें हमारे क्वेश्चन बैंक की, 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर के जो हमारे क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हमारे जो एक बुक है रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन, वो भी लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा क्रैश कोर्स, जिसमें आपका हमारा बेस्ट सेलर रहा है पिछले साल का, जिसमें आपको क्या पिछले साल के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट जो भी है, कैसे आंसर राइटिंग होते हैं, इन सभी के बारे में आपको इसमें डिटेल जानकारी है। इसके अलावा अभी का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी भी हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी हर एक चैप्टर वाइज, चाहे वो इसमें सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। हमने अभी आपको हिंदी बताया, इसके अलावा इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर आपको इस बुक के माध्यम से, और एक कंप्लीट तैयारी आपको हमारे इस चैनल और हमारे इस पब्लिकेशन के माध्यम से आपको उपलब्ध होने जा रही है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।